नाउ अभी जो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई या फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन का रेलेवेंस ये है कि 4 मार्क्स का आना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए तुमको, बट इस चैप्टर में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और फंक्शंस ऑफ आरबीआई दोनों में से एक आने का चांस 99% रहता है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एसपी में भी है, इसलिए तुम ये करोगे तो एसपी का हो जाएगा, एसपी में करोगे तो इधर हो जाएगा। सो इसलिए उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इको में कम पूछ के एसपी में ज्यादा पूछेंगे। अब तुम देखो कितने बार पूछा गया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और तुम आगे देखोगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, देखो कितने बार पूछा है। ये 5 6 8 9 10 11, कम से कम 25 30 35 बार पूछा है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो दोनों अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है। तो तुम अपने नोट्स का यूज करोगे ये क्वेश्चन लर्न करने के लिए, ठीक है। तो अ, तुम मीनिंग में क्या बोलोगे कि आरबीआई, इसको तुम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। सो कैसे बोलोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 1 1935 को शुरू हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 हुआ। उस समय देखा जाए तो आरबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक था। फिर गवर्नमेंट ने उसको 100% बोलते ना पब्लिक सेक्टर कर दिया। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर दिया, ठीक है। और पहले तो प्राइवेटली ओन था, लेकिन 1949 में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया उसको। उसके कोई शेयर्स मार्केट में नहीं है, 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अप्रैल 1 1935 को एस्टेब्लिश हुआ, उसका अलग से कायदा बना 1934। कलकत्ता में था, लेकिन उसका हेड ऑफिस अभी मुंबई में है 1937 से। जो भी हेड ऑफ द आरबीआई उसको गवर्नर बोलते हैं। नोट के पीछे देखा है गवर्नर का एक राइट अप, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, देखा है। यस सर। तो आरबीआई के हेड को गवर्नर बोलते हैं, उसके सिग्नेचर पे ऑथेंटिकेशन रहता है। कौन से नोट कैसे, वो आगे पॉइंट्स में बताऊंगा। प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन आज के तारीख में इट इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 रीजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, 15 पार्ट्स ऑफ ऑफिस, 6 ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट, एक्स्ट्रा राइट ऑफ डाल सकते हो। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक इज अ बैंक व्हिच कंट्रोल्स क्रेडिट, ये एक डेफिनेशन लिखा तो भी चलेगा। अभी हम फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं बताता हूँ। मॉनेटरी अथॉरिटी, अब अपने देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनता है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें मेन होती है, कितना नोट्स छापना है और पब्लिक में लाना है, और उधारी को कैसे कंट्रोल में रखना है। सो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो आरबीआई लाता है, जिसके तहत नोट्स की छपाई, अपने देश में 16 लाख करोड़ के नोट छपे हुए हैं। अभी सिंस पैसा कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट ने को और भी किसी ने बोला कि और भी नोट छापना है क्या, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि महंगाई बढ़ता है, ज्यादा नोट छापा पब्लिक में आ गया तो महंगाई बढ़ता है। सो मॉनेटरी अथॉरिटी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। प्लीज नोट, एक फिस्कल पॉलिसी होता है, वो गवर्नमेंट का टैक्सेशन और खर्चे के संदर्भ में पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी नोट्स के छापने में और उधारी के संदर्भ में पॉलिसी होता है। मेन मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है उधारी सही दिशा में जाए मार्केट में और महंगाई कंट्रोल में रहे, ये मॉनेटरी पॉलिसी। पहले था तुमको सिलेबस में उस पर एक क्वेश्चन, लेकिन वो हटा दिया, इस साल नहीं है, बहुत बढ़िया था। दूसरा, करेंसी अथॉरिटी, अपने देश का ये करेंसी अथॉरिटी भी है। नासिक में तो नोट्स प्रिंट होते हैं। क्या तुमको 1 to 5 का फॉर्मूला पता है? क्या 1 to 5 का फॉर्मूला पता है? नो सर। कोई भी देश का लगभग फॉर्मूला 1 to 5 रहता है करेंसी का। एक जमाने में अपने देश में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा हुआ करते थे। फिर वक्त जब आगे बढ़ा तो 10 पैसा, 20 पैसा और 50 पैसा आ गया।
फिर वक्त बढ़ा तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया आ गया, फिर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया आ गया। अभी अपने देश में सिर्फ एक सिचुएशन ऐसा था कि 1 to 5 फॉर्मूले में 200 का नोट नहीं था। 1 to 5 फॉर्मूला सब देश फॉलो करते हैं, $1, $2, $5, ठीक है ना। सो लास्ट में गवर्नमेंट ने देखो 200 का नोट प्रिंट कर दिया, तो अभी 100 200 का भी नोट है ना, देखा है 200 का नोट। यस सर। तो अभी Yes, sir. 100 और 500 कर दिया। सिर्फ जब 1000 का नोट, जब 2000 का नोट लाया गवर्नमेंट ने, वो भी फॉर्मूले में करना था 1000, 2000 और 5000। लेकिन आरबीआई ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि 5000 का नोट सबको छापने दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि उससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा, पाकिस्तान ने डुप्लीकेट छाप दिए तो। क्योंकि 500 1000 का फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और डिमोनेटाइजेशन में बहुत सारे नकली करेंसी के नोट जो पाकिस्तान के आउट हो गए थे। लेकिन 5000 में देश को नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया। पर तुम 20-30 साल बाद 2040 तक मेरे हिसाब से 5000 के नोट आ जाएंगे, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुका होगा कि 5000 का वैल्यू भी कम होगा, तब तक 1000 का भी नोट आ जाएगा। सो 1000, 2000 और 5000। वैसे बाय द वे अमेरिका में भी मैक्सिमम नोट का है $100, उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि वहां पे सब ऑनलाइन बैंकिंग और बोलते हैं ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चलता है वहां पे, ज्यादातर तो क्रेडिट कार्ड चलता है अमेरिका में। सो आई होप तुमको समझ में आ गया करेंसी नोट। उसमें भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज तुमको जरूरी जानना कि कॉइन्स और 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाबदारी है। सो कॉइन का मिंटिंग वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, और 1 रुपए का नोट भी जवाबदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तुम्हारे पास 1 रुपए का नोट होगा तो पीछे देखना उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, आरबीआई नहीं। 2 रुपए के नोट और आगे ये आरबीआई का जवाबदारी है। 2 रुपया, 5, एनीथिंग अबाउट 2 रुपीज नोट, ये आरबीआई का जवाबदारी है। तो कोई भी 2 रुपए के नोट और आगे वाले नोट में आरबीआई लिखा होगा, पीछे वो देख लेना, ठीक है। सो करेंसी प्रिंटिंग अथॉरिटी है, बट 2 रुपीज एंड अहेड, लेस देन 2 रुपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जवाबदारी है, जो इंडिया में ऐसा बना है। सेकेंड पॉइंट तक सब लोग क्लियर है? यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट सप्लाई। अभी कंट्रोलर ऑफ मनी मतलब क्या होता है? 16 लाख करोड़ का नोट अपने देश में मौजूद है, जिसमें 80 से 85% ऐसा सोच लो 500 और 2000 के नोट है। और अभी फिलहाल 2000 के नोट गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ने छापना बंद कर दिया है। सो इसलिए थोड़ा शॉर्ट सप्लाई है 2000 के नोट। सो कंट्रोलर ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? यदि नोट ज्यादा छापे, पब्लिक में लाया, तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आता है, महंगाई बढ़ता है, ठीक है। और यदि मार्केट में ब्याज दर आरबीआई ने थोड़ा कम ज्यादा किया, वो भी सिलेबस में था, वो भी हटा दिया है। उस आरबीआई एक प्रकार से मार्केट में जो ब्याज का दर है उसको कम ज्यादा कर सकता है यूजिंग सर्टेन टूल्स, उसको क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते थे। सो बोलने का तात्पर्य कितना पैसा छपेगा, कितना मार्केट में आएगा, जिससे महंगाई और उधारी, उधारी और महंगाई ये सब साथ साथ चलते हैं। ज्यादा उधारी दे दिया तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो महंगाई बढ़ता है। सो ये मार्केट में कितना पैसा सप्लाई होना चाहिए और उस हिसाब से कितना कंट्रोल रहेगा महंगाई और कर्जा, ये आरबीआई देखता है यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, टैक्सेशन का। फिस्कल पॉलिसी में आरबीआई का हाथ नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। चौथा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई में अकाउंट रहता है। हालांकि आरबीआई पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर सेंट्रल बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक में इंडिया का सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है मार्केट से या कहीं से भी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया आरबीआई पैसा मार्केट से लाके देता है। या सेंट्रल बैंक जो भी कमाता है वो अल्टीमेटली जाता है, नहीं, सेंट्रल आरबीआई जो भी कमाता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बैंक का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, आरबीआई में अकाउंट है। सेंट्रल बैंक मतलब हर एक देश में बैंकों का राजा, उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं, अमेरिका में फेडरल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, बट बेसिकली सेंट्रल बैंक इज द हेड बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं।
फिर बैंकर्स बैंक। अब ये बैंकर्स बैंक क्या होता है, जब भी कोई बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी, शॉर्टेज हो गया, क्या होता है कभी कभार अफवाह फैलता है। आईसीआईसीआई का एक बार अफवाह फैला था कि बैंक डूब गया, तो लोग धड़ाधड़ जाके विड्रॉ कर रहे थे। तो मार्केट में बोलते हैं ना, भागदौड़ी हो जाता है, लोग डर जाते हैं। तो अभी हर एक बैंक के पास अपने ब्रांच में लिमिटेड पैसा रहता है, सब ब्रांच में भेजना होता है। तो जब लोग डर गए तो विड्रॉ करना शुरू कर दिया। आईसीआईसीआई के बैंक में ये गुजरात से न्यूज फैला था, फिर राजस्थान में पूरे देश में फैल गया था। ये बात कर रहा हूँ मैं 15-20 साल पहले की। तो आईसीआईसीआई ने फटाफट आरबीआई से मदद मांगा, ये मजबूरी में आरबीआई से मदद मांगा। अभी क्या हुआ, गुजरात में पैसों की जरूरत थी क्योंकि ब्रांच से धड़ाधड़ लोग विड्रॉ कर रहे थे। आरबीआई ने इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से पैसे भेजे। और फिर आईसीआईसीआई बैंक, अभी भी लोग शांत नहीं हो रहे थे क्योंकि लोग डर गए थे, भारत के लोग जल्दी डर जाते हैं ऐसी चीजों में। तो आईसीआईसीआई ने अगले दिन न्यूज़पेपर में बहुत गर्दी थी, लाइन बहुत ज्यादा थी। तो अ, रात को आईसीआईसीआई अनाउंस किया तुमको जितना चाहिए उतना विड्रॉ करने के लिए बैंक खुला रहेगा। फिर संडे को एडवर्टीजमेंट दिया कि हम संडे को भी खोल रहे हैं, जिसको पैसा चाहिए वो लेने आओ। तब जाकर लोग शांत हुए। अब मंडे को वापस गर्दी हो गई आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक को लगा क्या हो गया, इस बार उल्टा हो गया, वापस पैसे जमा करने में। तुमको बोलने का तात्पर्य यह है कि आरबीआई ने मदद किया था आईसीआईसीआई को इमरजेंसी में। सो बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का राजा। और सातवां पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब इमरजेंसी किसी को आती है बैंक को, बंद होने के चांस रहते हैं, फ्रॉड हुआ नहीं है और पैसों की जरूरत है, तो लास्ट मिनट में कर्जा देके बचा लेता है आरबीआई। सो सब बैंक्स का राजा आरबीआई है। कोई भी बैंक आरबीआई के ऊपर नहीं है। आरबीआई के निर्देश सबको मानने पड़ते हैं, यदि नहीं मांगा, अभी एक्सिस बैंक पर पेनल्टी लगाया, आईसीआईसी इस पे, एचडीएफसी बैंक पे पेनल्टी कैसे लगाया था कि तुम नवे क्रेडिट कार्ड बेच नहीं सकते। उसमें भी मास्टर कार्ड को भी रोक दिया है नवे कार्ड्स बनाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं लोग, तो आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। फिर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तुम आरबीआई के वेबसाइट में जाओगे ना, तुमको बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। जैसे कि भारत में 2,01,000 एटीएम है, 50,000 एसबीआई के हैं, इतने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, फिर करीबन 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये सब स्टैटिस्टिक्स और डिटेल और डेटा, 40 से 50 करोड़ के अकाउंट्स है, जनधन इतने अकाउंट्स है, इतने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, इतना दिन में पेटीएम यूपीआई से पेमेंट होता है, ये सब स्टैटिस्टिक्स आरबीआई रखता है। बहुत बढ़िया उसका वेबसाइट में स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा तुमको, ठीक है। फॉरेन करेंसी का हिसाब भी तो वो दिखता है। मतलब यहाँ से तुमको 1 रुपया भी बाहर ट्रांसफर करना है या बाहर से इंडिया में लाना है तो तुमको बताना पड़ता है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, पूरा डिटेल नोट होता है। पूरा हिसाब आरबीआई रखता है। ये फॉरेन का 1 भी रुपया इंडिया में आएगा तो उसको हिसाब रखना रखना होता है। ब्लैक में आया तो वो तो हिसाब में नहीं रहेगा, वो तो हवाला बोलते हैं, लेकिन सब लीगली फॉरेन से जो भी पैसा आएगा पूरा हिसाब आरबीआई रखता है। सातवां मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, किसी बैंक को फाइनेंशियल सपोर्ट डिफिकल्टी हो रही है और टेम्पररी है, कोई फ्रॉड का चक्कर नहीं है, मदद चाहिए, तो वो आरबीआई को अप्रोच किया, तो लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी जो रस्सी बची है, नहीं तो डूब जाएगा बैंक, तो आरबीआई मदद कर देता है ऐसे केस में, जैसे आईसीआईसीआई को किया था। सो लास्ट रिसोर्ट मतलब लेंडर मदद करता है आखिरी सिचुएशन में। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तुम्हारे नॉलेज के लिए, अपने पास 45 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज है। पाकिस्तान के पास 30,000 का फॉरेन एक्सचेंज है। 30,000 करोड़ मतलब अपने पास पाकिस्तान से 150 गुना फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा। और अपन वर्ल्ड नंबर 5th में आते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। इतना फॉरेन एक्सचेंज अपने पास है। एक समय तो अपने पास सिर्फ 3 हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा था। 2001 साल में अपना देश डूब रहा था, तभी अपने को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फॉरेन एक्सचेंज में देके बचाया था, ठीक है। तो ये जो भी फॉरेन एक्सचेंज का बोलते हैं ना, हिसाब रखना, संभालना, ये सब आरबीआई की जवाबदारी है। हाँ, बैंक्स एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी, लेकिन इसका पूरा हिसाब किताब संभालना आरबीआई रखता है। जैसे कि तुमको दुबई जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लेके जा सकते हैं। अमेरिकन शेयर मार्केट में क्योंकि लेके जा सकते हैं, मतलब तुम क्या करोगे, इंडियन रुपीज को
दिरहम्स जो कि दुबई का करेंसी, उसमें कन्वर्ट करोगे और फिर ले जाओगे। तो अनलिमिटेड लेके जाने दिया तो लोग तो पागलों की तरह खर्चा करेंगे। सो टू प्रोटेक्ट इंडिया का जो पैसा जो बाहर जा रहा है, आरबीआई ने कुछ कायदे बनाए, जिससे तुम अमेरिका के शेयर बाजार में पैसा डाल सकते हो, लेकिन 50 लाख तक का लिमिट है। ऐसे हर जगह पे लिमिट रखा हुआ है, तुम उससे ज्यादा पैसा ले नहीं जा सकते। ठीक है। फिर ऑडिट, ये ऑडिट की वजह से ही तो बहुत सारे बैंक्स को पेनल्टी बैठ रहा है कि जहां पे कागजात की कमी हो गई। अभी क्या होता है, 4-5 साल बाद न, हर 5 साल में तुम्हारा क्या बोलते हैं, वापस अकाउंट का चेकिंग होता है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे से एड्रेस मांगा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चेक करते हैं उसको आधार कार्ड से। क्या बोलते हैं उसका, एक शब्द है, मुझे शब्द ख्याल नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली वापस से चेक करते हैं। क्यूआईपी क्या बोलते हैं उसको, केवाईसी, केवाईसी। सुना है केवाईसी तुमने? यस सर। अभी नया कायदा आ गया, हर 5 साल में Yes, sir. तो पूरा केवाईसी चेकिंग होता है वापस से। बैंक तुमको वापस से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं 5 साल बाद। तो किसी ने नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया, बैंक ने डायरेक्टली पेनल्टी लगाता है। पहले ऐसा नहीं रहा, अभी पेनल्टी 50 लाख, 2-2 करोड़ का पेनल्टी लगता है। अभी एक्सिस बैंक को कल ही लगाया पेनल्टी, एचडीएफसी बैंक को पहले लगाया था। एचडीएफसी बैंक को तो पेनल्टी बहुत ज्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को 1 साल से नए क्रेडिट कार्ड देने को मना ही कर दिया। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो पेनल्टी लगा दिया। ऐप में भी कुछ गड़बड़ी हुआ तो आरबीआई किसी को छोड़ता नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है आरबीआई। सो हर वो सरप्राइज चेकिंग करेगा अलग अलग बैंक्स का। ठीक है ना। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जो ऑडिटर्स रहते हैं वो आरबीआई अपॉइंट करता है। ठीक है। सो पूरा अकाउंट सब चेक करता है आरबीआई, छोड़ता नहीं। तो फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड हुए इंडिया में, खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स में। हालांकि तुमको जानकर खुशी होगा कि एक भी पब्लिक सेक्टर या एक भी प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जैसे है ना, पीपल्स बैंक, सारस्वत बैंक, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, रूपी बैंक, कैथलिक बैंक, ये सब कोऑपरेटिव बैंक है। बिजनेस बैंक, जलगांव सहकारी, जलगांव जनता, ऐसे है। इनमें से बहुत सारे बैंक्स, जैसे जलाराम बंद हुआ शुरू हुआ, झूलेलाल बंद हुआ शुरू हुआ, पीपल्स बंद हुआ तो सारस्वत बैंक के साथ जोड़ दिया। तो अभी आजकल कोऑपरेटिव में भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया आरबीआई। 10वां, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। तुमको जब भी कर्जा चाहिए, ये 10वां पॉइंट, कोई भी बैंक, तुमने सुना है एक तासात कर्जा घेऊन जा, ऐसे कभी सुना है तुमने? बँकेत या 1 तासात कर्जा क्लिअर, कर्जा मिळेल तुम्हाला, सुना है तुमने? No, sir. एक सिविल करके, CIBIL करके एक संस्था एस्टेब्लिश किया है, किसने, आरबीआई ने। सिविल का क्या काम है, अब तुम पुराने हफ्ते जो तुमने पे किए थे बैंक को, ठीक है ना, उसमें कुछ डुबाए, कुछ चेक बाउंस किए, क्रेडिट कार्ड का टाइमली पे नहीं किया, तो अ, ये जो भी सिविल है इसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब ऐसा सोचो ना, तुमने हेल्थ चेकअप कराया 5 साल पहले, उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। तो आज वो तुम्हारा हेल्थ में क्या बदलाव हुआ है पता चलता है। आज भी तुम्हारा हेल्थ वैसा का वैसा ही है, तो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स क्लब तुमको ना ले कि भाई तुम फिट नहीं हो। उसी प्रकार से सिविल में तुम्हारे पुराने ट्रांजेक्शन, हफ्ते डुबाए हैं, कुछ कर्जे टाइमली पे नहीं किए, वो सब रिकॉर्ड्स रहता है सिविल में। सब बैंक्स को इंफॉर्मेशन सिविल में भेजना होता है कि जो भी ग्राहक है उसका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, और किसी ने डुबाया, चेक बाउंस किया, उसको लगता है मजाक है। बैंक्स को, सब बैंक्स को कंपलसरी सिविल चेक करना पड़ता है। उसमें भी एक बोलते ना, सेटलमेंट करते ना, 50 लाख का कर्जा एक आदमी डूब गया, बोलता है 40 लाख में ले लो, समझ में है, वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस, सुना है? जैसे विजय माल्या को 9,000 करोड़ बैंक को देना है, लेकिन वो चाहता था 4,000 करोड़ में सेटल करे। सब ख्याल में तुमको, ख्याल में तुमको? Yes, sir. तो वो चाहता था 4,000 करोड़ में सेटल करे। इंडियन बैंक्स ने माना नहीं। माना होता तो उसके सिविल में क्या आया होता, वन टाइम सेटलमेंट 4,000 करोड़, उसको कोई भी बैंक ने भविष्य में कभी भी कर्जा दिया नहीं होता। सो बोलने का तात्पर्य यह है, ओटीएस तुम कर दोगे लेकिन वो तुम्हारे सिविल में आ जाएगा।
भविष्य में कोई भी बैंक तुमको कर्जा देगा नहीं, क्योंकि सिविल में आ गया कि ये आदमी ने कम पैसा पे करके मजबूरी में, बैंक की भी मजबूरी थी, ऑक्शन करने में बहुत टाइम जाता है तो सेटल किया सस्ते में, बैंक को नुकसान हुआ उससे। तो ओटीएस कभी भी नहीं करना चाहिए, होता भी नहीं है। कोई डूब रहा है तो ही बहुत रेयर केस में ओटीएस होता है, लेकिन ओटीएस में कभी जाने का नहीं, सब सिविल में नोट हो जाता है। और कोई भी बैंक सिविल देखे बगैर तुमको कर्जा देता नहीं है। और तुमने ओटीएस कर दिया, भविष्य में बैंक से तुमने कर्जा अप्लाई किया, वो बैंक तो सिविल चेक करना कंपलसरी है, सिविल चेक किया तो उधर दिख गया ओटीएस, बैंक सीधा रिजेक्ट कर देगा तुम्हारा लोन। ठीक है ना? तो और सिविल में स्कोर रहता है, आई थिंक फ्रॉम 0 to 900 का स्कोर रहता है। जितना ज्यादा स्कोर तुम्हारा, उतना ज्यादा तुमको उतना सस्ते में कर्जा मिलता है। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के तारीख में होम लोन का सबसे कम रेट चल रहा है 6.80, कुछ बैंक का हो सकता है 6.75 भी हो। तो यदि तुम्हारा सिविल अच्छा रहा तो 6.8, थोड़ा खराब रहा तो 7, और खराब रहा तो 8। जैसे पॉइंट्स कम होते गए ना, तो रेट बढ़ते जाता है। जितना ज्यादा पॉइंट सिविल के, उतना तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। ठीक है ना? एकदम खराब है, तुम्हारा सिर्फ 300-400 है, तो तुमको 10 तक का लगाएगा बैंक, रिस्क ज्यादा, मतलब पहले कुछ गड़बड़ी किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो सिविल के हिसाब से ही बैंक कर्जा देते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये तुमको पता नहीं होगा कि कोई भी कोऑपरेटिव या नेशनलाइज्ड बैंक में पहले था 1 लाख रुपए तक तुम्हारा पैसा सिक्योर रहता था, बैंक बंद भी हो गया तो तुमको वापस मिलता था। अभी गवर्नमेंट ने इस साल इसको 5 लाख कर दिया। अमेरिका में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ भी नहीं, शायद 5 करोड़ रुपया है, कि तुम्हारा 5 करोड़ तक पूरा पैसा सेफ। यदि बैंक बंद हो जाता है तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा देगी। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है, बहुत अच्छा है। अभी बैंकों की हालत देखते हुए लोगों को सेफ्टी के लिए ये रिसेंटली 5 लाख किया है। अभी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और 4-5 साल में 20 लाख हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये तब दिया जाता है जब बैंक बंद होता है। और प्रॉब्लम ये है कि बैंक बंद होने के बाद 1-2 साल लग जाता है, इसको टाइम ज्यादा लगता है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक अच्छा हो गया कि अभी 1 लाख का 5 लाख कर दिया, कि लोग डूबेंगे नहीं और सुसाइड नहीं करेंगे कि भाई बैंक बंद हो गया, मेरा पूरा जिंदगी का सेविंग्स चला गया। इसलिए ट्रेनिंग, बैंक्स ट्रेनिंग देते रहता है अपने एम्प्लॉयज और लोगों को। ठीक है, ये सब चालू रहता है बैंक्स का, लगातार ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज एजुकेशन, बैंक्स के लोग, जैसे 500 की नोट कैसे रीड करने का, उसमें सब कैसे नकली नोट है पहचानने का, वो सब ट्रेनिंग देता है। और क्लियरिंग हाउस, एक बैंक से दूसरे बैंक को पेमेंट करना है, सेटल करना है, तो आरबीआई एक जरिया बन जाता है। जैसे एसबीआई को, आईसीआईसीआई को कुछ पे करना है तो वाया ये रूट होता है, वाया द आरबीआई। बहुत जबरदस्त बैंक है इंडिया का आरबीआई, इसको एक बार रीड कर लो। ये 13 पॉइंट दिख रहा है तुम्हारे नोट्स के सामने, यस और नो? यस सर। है तुमको 13 पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, अभी ना इस पे एक स्टोरी मैंने बनाई है, इफ यूज करते आता है तो ट्राई करते हैं। ठीक है, ये स्टोरी इसकी है, आरबीआई की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा सोचो कि मुंबई में मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई है। ठीक है, मॉनेटरी मतलब पैसों का अथॉरिटी आरबीआई है। नोट्स छापते हैं नासिक में, नोट्स का करेंसी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में, नासिक रोड में। नासिक रोड से कंट्रोल होता है देश का मनी और क्रेडिट सप्लाई। समझ में आ रहा है? मॉनेटरी अथॉरिटी मुंबई में है, और मॉनेटरी अथॉरिटी मुंबई में, करेंसी नासिक में है। पूरे देश में मनी और मनी सप्लाई होता है नासिक से। नासिक के, अब मुंबई से तुम नासिक में आए, मतलब मुंबई से नासिक रोड में आए, ऐसे सोचो। मुंबई में मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई का है। ठीक है, और करेंसी प्रिंटिंग नासिक रोड में होता है, जहां से पूरे देश में मनी सप्लाई होता है। वहां से तुम आ जाओ राजीव गांधी भवन के वहां पे, म्यूनसिपल है ना, म्यूनसिपालिटी, राजीव गांधी म्यूनसिपालिटी जो राजीव गांधी भवन के इधर है, वो बैंकर है गवर्नमेंट का। ठीक है, और राजीव गांधी भवन के सामने तुमने देखा है बहुत सारे बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, देखा है तुमने बहुत सारे बैंक है, देखा है क्या, यस और नो? राजीव गांधी भवन के सामने बहुत सारे बैंक है। सो पॉइंट नंबर 1,
आरबीआई मुंबई में मॉनेटरी अथॉरिटी है। फिर वहां से तुम ट्रेन से सोचो नासिक रोड आते हो। नासिक रोड में करेंसी प्रिंट होता है ताकि पूरे देश का मनी सप्लाई, मनी और उधारी पूरा किया जा सके। फिर वहां से और राजीव गांधी भवन, म्यूनसिपैलिटी का बिल्डिंग है बहुत बड़ा, देखा है राजीव गांधी भवन के वहां म्यूनसिपैलिटी का बिल्डिंग। यस सर। तो ऐसा सोचो Yes, sir. बैंकर, यस, ऐसा सोचो बैंकर है गवर्नमेंट का आरबीआई वहां पे, और ठीक सामने बहुत सारे बैंकर बैंक्स है। तो ऐसे सोचो सारे बैंक्स का राजा आरबीआई है। जो राजीव गांधी भवन के सामने बहुत सारे बैंकर है, सबका राजा आरबीआई है। फिर उस राजीव गांधी के वहां पे एक सिग्नल है बाफना ज्वेलर्स के सामने, देखा है सिग्नल। यस सर। तो वो सोचो कि वह सिग्नल में गाड़ियों का स्टैटिस्टिक्स लिया जाता है, कितने गाड़ी आते हैं कितने गाड़ी जाते हैं। ठीक है, सो पहला बॉम्बे में मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई है। नासिक रोड में करेंसी नोट का प्रिंट होता है। नासिक रोड में करेंसी नोट प्रिंट होता है जहां से पूरे देश का मनी और क्रेडिट सप्लाई एडजस्ट होता है। फिर तुम वहां से आते राजीव गांधी भवन, म्यूनसिपैलिटी का बड़ा बिल्डिंग सोचो, गवर्नमेंट है तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसके ठीक सामने बहुत सारे बैंक है, बैंकर्स बैंक। सिग्नल में आओ, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन किया जाता है। फिर सिग्नल के सामने मेरा स्टूडेंट का ही हो बाफना ज्वेलर्स, अमित बाफना, वो बाफना ज्वेलर्स है। तुमको पैसों की इमरजेंसी है तो लास्ट में तुम अपना गोल्ड बेचने वहां जाओगे, बराबर ना, पुराना गोल्ड बेच के पैसा तुमको मिल सकता है। सुना है तुमने पुराना गोल्ड बेच सकते हैं। यस सर। सो तुम क्या करते हो, सिग्नल के सामने बाफना ज्वेलर्स है, वहां पे जाके तुम लास्ट रिसोर्ट में इमरजेंसी में गोल्ड बेच सकते हो। कर्जा फॉरेन एक्सचेंज में देता है। ऐसे सोचो कि बाफना ज्वेलर्स के पास लास्ट रिसोर्ट पे तुम जाते हो और वो कर्जा तुमको फॉरेन एक्सचेंज में देता है। एक सेकंड रुको। तो फॉरेन एक्सचेंज में कर्जा देता है कस्टमर्स का ऑडिट करने के बाद। वापस से एक बार देखते हैं इसको। क्या था पॉइंट नंबर 1, मुंबई में मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई है। वहां से तुम ट्रेन से नासिक रोड आते हो। नासिक रोड में करेंसी प्रेस है, करेंसी अथॉरिटी आरबीआई, जहां से पूरे देश का मनी और क्रेडिट सप्लाई एडजस्ट होता है। वहां से तुम आते हो राजीव गांधी भवन, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। वहां से राजीव गांधी भवन के सामने बहुत सारे बैंक है, बैंकर बैंक हो। वहां से सिग्नल में जाओ, सिग्नल में स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होता है। वहां से तुम जाओ बाफना ज्वेलर्स, जहाँ पे आखिरी रिसोर्ट, तुम्हारे पास लास्ट रिसोर्ट सब चला गया, गोल्ड बचा हुआ है तो गोल्ड बेच के पैसा लेने जा रहे हो आरबीआई बाफना ज्वेलर्स में। पर बाफना ज्वेलर्स तुमको लोन देता है फॉरेन एक्सचेंज में, डॉलर्स में देता है, तुम्हारा अकाउंट का तुम्हारा ऑडिट करने के बाद। बाफना ज्वेलर्स के ऊपर एक ऑफिस है। मैंने जैसे बताया था कि सिबिल चेक करने के बाद ही कर्जा दिया जाता है। तो ऐसा सोचो बाफना ज्वेलर्स के ऊपर सिबिल का ऑफिस है, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन तुम्हारा निकालने के बाद बाफना ज्वेलर्स ऑडिट होता है, लेकिन ऊपर से तुम्हारा क्रेडिट चेक होता है। और बाफना ज्वेलर्स के ऊपर जो है ना, वहां पे तुम्हारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन चेक हुआ होता है, और दूसरे लोगों का डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है। सो जो बाफना ज्वेलर्स के ऊपर है वहां पे सोचो 2 ऑफिस है। एक तुम्हारा एक सिबिल है जो तुम्हारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन चेक करेगा, और एक वो है जो इंश्योरेंस करेगा कि कर्जा डुबाओगे तो नहीं। और उस बिल्डिंग के टेरेस में आरबीआई ट्रेनिंग देता है लोगों को, जिसकी वजह से जो बोलते हैं ना, वहां से टेरेस में इसलिए सिग्नल क्लियर मिलता है। ऐसा सोचो नीचे का सिग्नल या मोबाइल का सिग्नल क्लियर मिलता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है जिसकी वजह से सिग्नल क्लियर मिलता है। ऐसा सोचो। लास्ट रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मॉनेटरी अथॉरिटी मुंबई में है। नासिक रोड में आया तो करेंसी अथॉरिटी, देश का मनी और क्रेडिट सप्लाई हैंडल करते हैं वहां से। म्यूनसिपैलिटी राजीव गांधी भवन में है, गवर्नमेंट का बैंकर। सामने बहुत सारे बैंक से बैंकर्स बैंक। सिग्नल में स्टैटिस्टिक्स। बाफना ज्वेलर्स में तुम लास्ट रिसोर्ट के तौर पर जाते हो। वो करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में देता है तुम्हारा ऑडिट करने के बाद। और उनके ऊपर एक 2 ऑफिस है, एक तुम्हारा क्रेडिट चेक करता है, एक तुम्हारा इंश्योरेंस करवाता है। टेरेस में ट्रेनिंग होता है जिसकी वजह से मोबाइल के सिग्नल्स क्लियर आते हैं। क्लियरिंग हाउस, मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरा लिख के निकालो।